ओके सो सबसे पहले हम ईरान इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट को देख लेते हैं। पूरा मिडल ईस्ट के बारे में सब कुछ देख लेंगे। तो यार देख, सबसे पहली बात क्या है कि ये है हमारे पास, यहाँ है इज़राइल और ये है हमारे पास ईरान। यहाँ से अटैक हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये अटैक क्यों हो रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा वो समझना ज़रूरी है। बेसिकली क्या है, 1979 तक इनके बीच में आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये दोनों आपस में बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स टाइप हुआ करते थे। इनफैक्ट इज़राइल बना था 1948 में, और उस टाइम पे ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ये सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया था और ये कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करते थे। उस टाइम पे सिर्फ ईरान ही था जो इसको सपोर्ट करता था, ठीक है। इसको ऑयल बेचता था और इसकी इकोनॉमी को एक तरह से काफ़ी संभाल के रखा हुआ था। 1979 तक ये चीज़ बनी रही थी। अब 1979 में क्या हुआ, 1979 से पहले ना यहाँ पे यूएसए का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस हुआ करता था, क्योंकि यहाँ पे पपेट रूलर था और वो यूएसए ने ही लगवाया था। रेजीम चेंज वगैरह करा के इन्होंने यहाँ पे लगवाया था। यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो लेकिन 1979 में क्या होता है, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के अंदर यहाँ की जो ये पपेट था, इसको उखाड़ फेंकते हैं और यहाँ पे प्रॉपर इस्लामिक रेजीम आ जाता है। और उसके अंदर वो जो जितने भी रूलर हैं, जिसको हम अभी खामेनी कहते हैं, ये वाले रूलर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये एक टाइप के चेन ऑफ रूलर्स थे। इन सब का नाम खामेनी, खोमेनी, खमीनी ऐसे कर करके सबके नाम है, ठीक है। तो स्टार्टिंग भी वैसा ही था, अभी भी वैसा ही है, और इसी को ही मारा गया था अभी। तो अब ये जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ना, कट्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हैं ये मुस्लिम्स हैं और ये जो हैं ये ज्यूज़ हैं। तो ये आपस में आर्च राइवल्स हैं। ये कहते हैं, मुस्लिम ये कहते हैं कि हम ना इज़राइल को बर्बाद कर देंगे, हमारे इसमें इज़राइल यहाँ पे बचना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ईरान की वजह से इज़राइल को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, इसी की वजह से ईरान जो है इस पर अटैक करता है। अब सबसे बड़ी बात है कि टाइमिंग अभी क्यों कर रहा है। थ्रेट तो हमेशा से था, 1979 से था, तो अभी क्यों अटैक कर रहा है, वो इसलिए दो तीन चीज़ें। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, ये हमेशा से छोटे छोटे अटैक्स ईरान जो है इज़राइल के ऊपर करता रहता है। जैसे यहाँ से ही क्या है, ये है लेबनान। लेबनान के अंदर एक ग्रुप है हिजबुल्ला, और यहाँ पे है गाज़ा। गाज़ा के अंदर जो है एक है हमास। ऐसे बहुत सारे हैं, ये दो मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और इन सबको फंडिंग जो है ईरान से ही मिलती है। ये वैसे वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो ईरान जब तक इस पर डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता, तब तक ये इन सब चीज़ों से, इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसके ऊपर अटैक करता है और इसको डिस्टेबलाइज़ करता है। अब इन सब के खिलाफ, इन छोटी छोटी चीज़ों के खिलाफ इज़राइल का वॉर चलता ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। अब क्या है कि आज की डेट में अटैक क्यों हो रहा है, क्योंकि अब इस ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तुम्हारे को चाहिए यूरेनियम। अब यूरेनियम के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है एनरिचमेंट। एनरिचमेंट मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, बहुत ही सिंपल सी भाषा में। उसमें क्या है कि जो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए कंसंट्रेशन है वो अलग है, और जो सिविल न्यूक्लियर है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके लिए कंसंट्रेशन अलग है। जो सिविल है उसके लिए लेस देन 10% के आसपास एनरिचमेंट से काम चल जाता है, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए अराउंड 60% और मोर एनरिचमेंट करना पड़ता है। तो ईरान ने, ऐसी न्यूज़ है, बहुत ही कंफर्म न्यूज़ है कि 60% एनरिचमेंट के ऊपर पहुंच चुका है, और अगर इसके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए तो ये इसको डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए पूरा कैपेबल हो जाएगा। और सेम चीज़ यूएसए भी नहीं चाहता कि किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन आए, क्योंकि उसकी भी इससे भिड़ती है। तो इसकी वजह से ये अब जो है इज़राइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अच्छा, ये तो होगी थोड़ी सी हिस्ट्री। अब बात है कि इस अटैक से हो क्या रहा है। अब यहाँ पे सब जगह अटैक हो रहे हैं, तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने कहा कि यार मैं इसको डायरेक्टली अटैक नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे एरिया को डिस्टेबलाइज़ कर दूँगा। तो उसने सऊदी में भी अटैक किया, उसने यूएई में भी अटैक किया, उसने कतर में भी अटैक किया, एंड सो ऑन। उससे क्या हुआ, ये वाला जो पूरा रीजन था, ये वाला पूरा रीजन था, ये डिस्टेबलाइज होके क्या हुआ, यहाँ से पैसेज ऑफ गुड्स रुक गया या कम हो गया, और यहाँ पे भी इसने ब्लॉकेट लगा दिया। अब उससे क्या होगा यार, ईरान को पता है कि इसके पास है ऑयल, इसके पास है यहाँ की ब्लॉकेट की पावर्स, तो ये उसी को यूज़ कर रहा है सबसे ज़्यादा। अब उससे क्या नुकसान होता है इंडिया को, वो मेन चीज़ है। अब देखो, इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ से 80% ऑफ द क्रूड ऑयल जो है हमारा, वो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। 60% एलएनजी हमारी सिर्फ़ और सिर्फ
इस कंट्री से आती है जिसका नाम है कतर। तो वो अब अगर यहाँ से वर्ल्ड का 25% के आसपास ऑयल जो होता है वो पास करता है। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी आइदर इस एरिया में या फिर इन कंट्रीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नेचुरल गैस होगी। नेचुरल गैस का क्या यूज़ होता है? नेचुरल गैस जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ कैसी? इंडस्ट्रीज जैसे फार्मा, इंडस्ट्रीज जैसे फर्टिलाइज़र, इंडस्ट्रीज जैसे स्टील, इंडस्ट्रीज जैसे सेरामिक, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ से कोई भी दिक्कत हो जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा ओवरऑल दिक्कत है। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए तुम कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें कर सकते हो। क्या? तुम सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है कि ऑयल जो है सिर्फ यहाँ से मतलब मंगाओ, ऑयल जो है कहीं और से भी मंगाओ। तो इंडिया ने डाइवर्सिफिकेशन किया है पिछले 10 सालों के अंदर। 27 जगहों से हम छोटे छोटे कंट्रीज से ऑयल मंगाया करते थे, उसको हमने 40 कंट्रीज़ कर दिया। साथ के साथ रशिया से तेल जो है डिस्काउंटेड मंगाना हमने शुरू कर दिया था, अभी भी हम मंगा ही रहे हैं। और तो उसके ऊपर यूएसए के सैंक्शंस वगैरह का केस है, बट स्टिल डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। उसके बाद सेकंड क्या है? स्ट्रेटेजिक। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब यार हमारे को अगर इस वाले एरिया से कनेक्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है एक बेसिक सा ही रूट ये दिखता है, ये पानी के रास्ते। क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। लेकिन अभी हमने थोड़ा सा चेंज किया उसको। अभी हम क्या कर रहे थे, कुछ टाइम पहले हमने IMEC बनाया था, इंडियन मिडल ईस्टर्न कॉरिडोर। ये क्या है? यहाँ से मुंबई से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ये जबल अली पोर्ट पे जाता है, यहाँ से सऊदी से जाके, इसराइल से जाके और यहाँ पे ग्रीस में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे जबल अली, और यहाँ पे बहुत जगह से पास होते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे देखिए रियाद, ये सऊदी की कैपिटल है। यहाँ पे हाइफा पोर्ट और यहाँ पे पिराउस, ये ग्रीस का पार्ट है। तो यहाँ से हम एक ऑल्टरनेट पाथवे चूज़ कर सकते हैं जिससे हम मिडल ईस्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी तो हमारे को चाहिए ना। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इंस्टेबिलिटी अगर हो गई है, यहाँ पे इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अब हाँ, उससे एक और चीज़ हुई है, इस पूरे के पूरे से एक चीज़ होती है ओपेक, ठीक है। इसके अंदर जितने भी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जिसकी वजह से ये प्राइस डिटरमाइन करते हैं, सप्लाई डिटरमाइन करते हैं। यूएई ने इस ओपेक से हटा लिया अपने आप को May 1 को। तो ये चीज़ दिखाती है कि यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह भी है, आपस में इनकी बहुत ज़्यादा बन नहीं रही है कुछ चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इंस्टेबिलिटीज़ वगैरह हैं, तो इसकी वजह से ये वाले जो पाथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार कि ये पाथ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी तो हॉर्मोज और इन कंट्रीज़ के पास से गुजर रहा है। तो क्या कर सकते हो इस चीज़ को कॉम्बैट करने के लिए? क्या कर सकते हो? कुछ अलग टाइप के अलग एंट्री पॉइंट्स ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का यहाँ पे ओमान के अंदर दुक्कम पोर्ट है जो इंडिया यूज़ करता है, तो यहाँ से तुम लेके जा सकते हो, ठीक है। तो दो चीज़ें होगी, क्या होगी? एक होगी ऑयल जो है वो अलग अलग जगह से मंगाओ, दूसरा जो है कि ये वाली जो कनेक्टिविटी है उसको अलग अलग पोर्ट्स या अलग अलग तरीके से इस्टेब्लिश करो। उसके बाद तीसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, उससे तरह एक और टॉपिक कवर हो जाएगा, वो है यहाँ की अपने आप की रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाओ। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाओ कैसे यार? बहुत सिंपल सी बात है, सोलर से बढ़ाओ, विंड से बढ़ाओ, हाइड्रो से बढ़ाओ। तो कितनी बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओ? अभी क्या स्टेटस चल रहा है? अभी स्टेटस ये है कि इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी का 50% हम रिन्यूएबल से कर चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर सोलर आ जाता है हमारा अप्रॉक्सीमेटली 133 गीगावाट, और हमारा हाइड्रो हो जाता है 56, हमारा विंड भी 56 के आसपास है, और बाकी जितना भी बायो जियो थर्मल वगैरह है ये बाकी का थोड़ा बहुत है, जितना भी बचा है 10-15 जो भी है, ठीक है। तो इस चीज़ को तुम बढ़ा सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारा एटलीस्ट एनर्जी के अंदर, क्योंकि क्या है ना कि तुम्हारा ऑयल वगैरह यूज़ हो रहा है, एलएनजी यूज़ हो रही है, तो नेचुरल गैस को तुम थोड़ा सा काफ़ी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से रिप्लेस कर सकते हो। अब इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है, 2-3 प्रॉब्लम है। क्या? यह पहले इसका स्कोप देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी बनेगी, रिन्यूएबल एनर्जी बनने से तुम्हारे पास इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी जिसकी वजह से तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा सपोर्ट कर पाओगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट कर पाओगे तो ऑयल इम्पोर्ट तुम्हारा कम होएगा, ठीक है।
ईवी को बढ़ा सकते हो। अब ईवी को बढ़ाने के अंदर 2-3 बहुत ही मेजर वो हैं, पंगे हैं, और साथ के साथ रिन्यूएबल एनर्जी की वही पंगे, सोलर वोलर के पंगे। वो पंगे क्या हैं कि एक तो इसके अंदर तुम्हारे को ना जो सोलर पैनल है, ठीक है, वो इंडिया बहुत ज़्यादा खुद प्रोड्यूस नहीं करता। वो उसकी टेक्नोलॉजी और उसके जो सब पार्ट्स हैं वो कौन देता है? वो देता है चाइना। साथ के साथ सोलर पैनल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये दिन में तो काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन रात में ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। तो रात के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है? स्टोरेज चाहिए होती है। स्टोरेज से किससे आती है? लिथियम से आती है। और लिथियम किसके पास है बहुत ज़्यादा? अगेन चाइना के पास है। तो अगर हम रिन्यूएबल बढ़ा भी दें तो भी हमारी चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सिमिलरली ईवी के अंदर भी क्या डलती है? स्टोरेज, बैटरी, उसके अंदर भी क्या है? लिथियम। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, और चाइना से डिपेंडेंस नहीं हटाई तो हमारी फॉरेन पॉलिसी यहाँ से हट के यहाँ डिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें, ग्रिड मॉडर्नाइजेशन करो, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, ठीक है। लिथियम जो है अब जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा मिला है, बट वो थोड़ा एक पॉलिटिकल सी चीज़ ही है, वो बहुत ज़्यादा नहीं मिला है। जो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है कि इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हवाबाजी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ जगह और हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे थोड़ा सा लिथियम है, ठीक है, या फिर साउथ अमेरिका के अंदर लिथियम ट्रायंगल है, ठीक है। ABC कंट्रीज़, अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली, इनके साथ कर सकते हो, तुम ट्रेड कर सकते हो। ये लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ हैं, ये बहुत दूर हैं, तो दूरी की वजह से इनके साथ इतना ट्रेड एक्चुअल में हो नहीं पाता है। लेकिन इसको हम बढ़ा रहे हैं, FTA वगैरह साइन वगैरह कर रहे हैं, बट स्टिल ओवरऑल यहाँ का ना ट्रेड कम ही है। उसके अलावा रेयर अर्थ कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर है। तो इंडिया हैवीली अफ्रीका में भी इन्वेस्ट कर रहा है, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है, माइनिंग ऑपरेशंस में इन्वेस्ट कर रहा है, सोलर पावर बनाने में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब सोलर पावर बनाने के लिए या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए अफ्रीका में इन्वेस्ट अगर कोई कर रहा है, तो 2 टाइप के लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं किसी भी जगह पे नई चीज़ बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले चाइना क्या करता है? जैसे चाइना ने यहाँ से CPEC निकाला था, चाइना बाकी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यहाँ पे सब कुछ बना रहा है। तो ये क्या करता है? डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है। आई एम श्योर तेरे को इसके बारे में पता ही होगा, ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी की वजह से ये यहाँ के लोगों को तो काम देता नहीं है, अपना पैसा बना देता है और इनको अपने अधीन कर देता है। इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया ने यहाँ पे मोरक्को के अंदर रिसेंटली सोलर पावर और ये इतने सभी चीज़ों का करा है। तो यहाँ पे इसने सिर्फ पैसा दिया है और टेक ट्रांसफ़र किया है, बाकी इनके पास जितना भी वर्कफोर्स है वो इन्हीं की यूज़ होगी, और ऐसा सीन है। तो काफ़ी ज़्यादा एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है इंडिया की, ठीक है। तो यहाँ से अब रिन्यूएबल एनर्जी को करने के अंदर 2-3 चीज़ें ही हैं, सबसे ज़्यादा 2-3 चीज़ें। एक, चाइना के ऊपर डिपेंडेंस, दूसरा EV के प्रॉब्लम्स, तीसरा ये लिथियम को कैसे हम लेके आएंगे। अच्छा, एक और चीज़, कुछ बहुत ही रिसेंटली चीज़ें पता लगी हैं जिसकी वजह से ये वाली चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या? अभी सिर्फ न्यूज़ है, विद इन अ वीक टाइम की न्यूज़ है कि अभी निकोबार एरिया में भी नेचुरल गैस मिली है। तो ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ के साथ वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बदलने के बाद यहाँ पे एक रिफाइनरी है जिसको वापस से स्टार्ट किया गया, उसका नाम मेरे को याद नहीं है, बट यहाँ पे भी रिफाइनरी है, उसको भी स्टार्ट किया गया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद एक और चीज़ है कि यार एक ना ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट था, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगा चल रहा है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से चाइना का जितना ट्रेड है ना वो सारा यहाँ स्ट्रेट ऑफ मलक्का से मोस्टली जाता है। तो अगर यहाँ पे हमारा एक बेस हो जाता है तो ये तो चाइनीज़ डोमिनेंस को ये टैकल कर सकता है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है चोक पॉइंट बन सकता है, और साथ में एक ट्रांसशिपमेंट हब ये बन सकता है। ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है? बेसिकली कुछ नहीं है, क्या होता है एक्चुअल में कि जब हमारा कोई भी एक्सपोर्ट होता है तो एक्सपोर्ट ऐसे नहीं है कि यहाँ पे एक पोर्ट है, यहाँ पे एक पोर्ट और यहाँ पे पोर्ट है तो ये बस चले गए जी, नहीं। यहाँ पे क्या होता है? स्मॉल शिप्स होते हैं, रिलेटिवली स्मॉल शिप्स, इनको भर के छोटे छोटे शिप्स में इसको भर के एक बड़े शिप में चीज़ लानी होती है। ये वाले पोर्ट्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं कि ये बड़े शिप ला सकें। तो यूजुअली क्या होता है, ये छोटे छोटे शिप्स उठते हैं और यहाँ पे जाते हैं कोलंबो, ये वाला एक ट्रांसशिपमेंट हब है। कोलंबो के अंदर ये बड़े शिप्स के अंदर जाता है और फिर आगे जाता है। तो अगर इंडिया के पास ही ऐसा कुछ होगा
इस वाले साइड में जो कि यहाँ पे हमारा ट्रेड जा रहा है, तो हमारी कॉस्ट बचेगी। साथ के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट होएगी, साथ के साथ यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट वगैरह बनेगा, तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मोस्टली है, बाकी अगर कुछ और होगा तो मैं बता दूँगा।